Hello students, welcome to this channel once again. प्रीवियस क्लासेस में हमने सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा और उसमें जितने भी टॉपिक्स थे उसको काफ़ी अच्छे से समझा और उस पर लास्टली हमने काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स किया। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट एक बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आईआईटी जेई या नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं। एएफएमसी हुआ, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। एक एकेडमिक लेवल पर भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी आपके जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये इतना कंसेप्चुअल है कि आपका अगर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा तो आपको ये चैप्टर से रिलेटेड सम्स बहुत अच्छे से बनेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर की जर्नी आपके साथ फिर से। नाउ डिस्कस द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्या है? सबसे पहले रेगुलर शेप रहता है सॉलिड का। दूसरा, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड रहता है। तीसरा, परफेक्ट नहीं, रेगुलर या हाँ ठीक ही है, परफेक्ट एंगल बिटवीन द प्लेन्स होते हैं, ठीक है। मैं ऑन जनरल लिख रहा हूं जो हम जानते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। कंप्रेसिबल। नेक्स्ट, नॉन फ्लेक्सिबल, बिकॉज ये कैसे नेचर के होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, हार्ड इन नेचर, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली स्पेस होते हैं, मतलब इतने क्लोजली स्पेस होती है कि उससे और वो क्लोज नहीं जा सकते हैं। सॉलिड स्टेट में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप उसको कंप्रेस करके और भी क्लोज लाने की कोशिश करिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल, उसको आप ट्विस्ट नहीं कर सकते, इजीली बेंड नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा आपको शेयरिंग फोर्स या अदर तरह का फोर्स लगाना पड़ेगा उसको फ्लेक्सिबल तोड़ने के लिए, कि इतने ज़्यादा वो हार्ड होते हैं। दैट मीन्स नॉन फ्लेक्सिबल नेचर के ये होते हैं। नेक्स्ट इसमें, ठीक है, यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, हैव फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट इज क्या क्या हो गया आपका? थर्मल रेजिस्टेंस, उसके बाद हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजरेबल होंगे और फिक्स वैल्यू के होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट, सॉलिड जो होते हैं मेन दो तरह के होते हैं। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड,
दूसरा एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? यहां पर जो एटम्स एंड मतलब कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस आर रेगुलरली अरेंज्ड ओवर लॉन्ग रेंज ऑर्डर ओवर ए लॉन्ग रेंज, काफ़ी दूर तक उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, वो आयंस पूरा रेगुलर वे में अरेंज रहते हैं। जैसे ये अगर आप एक सॉलिड पकड़ ली तो इसमें जो आयंस होंगे या एटम्स होंगे वो रेगुलरली अरेंज्ड है, जिसके कारण क्या होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन शेप मिलता है। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर ये होता है परफेक्ट शेप मिलता है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस आर इरेगुलरली अरेंज्ड। रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, इरेगुलरली अरेंज्ड, जिसके कारण इसका शेप जो है परफेक्ट नहीं होता है, मतलब नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट मैं बोल सकता हूं, नॉट परफेक्ट। ठीक है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, रेंज होता है। इसका जो शार्प बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका नॉन शार्प बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। शार्प नहीं रहता है, एक रेंज में रहता है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में वो मेल्ट करेगा, शार्प नहीं रहता है। लेकिन इसका शार्प रहता है, मतलब मेल्ट करेगा तो इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा, या बॉयल करेगा तो इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। तो यहाँ हो गया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर इन an isotropic in nature, और ये क्या होते हैं, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये नया टर्म आया, ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ये मैं बता देता हूं। यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लिख रहा हूं। ये एटम्स का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। ओके, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लू वाला है, ब्लू, वो आप उसको कैटायन बोलो, कैटायन
और जो ब्लैक रेड वाला है वो एनायन। तो कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन करके देखो कितना अच्छे से रेगुलरली अरेंज्ड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स या आयंस रहते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं। उसका क्या बेनिफिट होता है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनाइसोट्रॉपिक। अब आप देखो अगर हम इधर से ये खोल क्रिस्टल है, ये खोल क्रिस्टल है, ठीक है। अगर मैं इधर से इसको एक फिजिकल प्रॉपर्टी इधर एक इम्पोज करता हूँ, तो देखो से फोर्स इम्पोज करता हूँ, से एक फोर्स इम्पोज कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये जो कैटायन है एनायन के नजदीक आएगा, कैटायन एनायन के नजदीक आएगा, कैटायन एनायन के नजदीक आएगा, कैटायन एनायन के नजदीक आएगा, ठीक है। जिसके कारण सारे आयंस नजदीक आ जाएंगे। तो इधर से जो अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसको, इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पुश करके सारे आयंस को नजदीक ला दे रहा है, जिसके कारण वो और भी जो है और भी उसके आयंस नजदीक आ जाने के कारण वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, से एक फोर्स लगाया मैंने, ये टूट नहीं रहा है। लेकिन अगर से इधर से मैं एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं, आप देखो इधर से एक अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं, ठीक है, एक टेंजेंशियल फोर्स इधर से मैं लगाता हूं, से इधर से एक फोर्स लगाया F1, ठीक है, यहां से ये F1 है, ये F2 है, एक फोर्स लगा रहा हूं। तो इधर से क्या हो रहा है, ये जो आयन है पॉजिटिव आयन, वो नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन जो है, ठीक है, वो नेगेटिव आयन और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर देखिए यहाँ से प्रेस करने से ये नेगेटिव आयन के बीच के पास आना चाह रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, सेम चार्जेस से दूर जाएगा, फिर ये नेगेटिव आयन के पास आना चाहेगा। थोड़ा सा और अच्छे से इसको बनाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप देखिए, तो अगर मैं प्रेस कर रहा हूं, तो अगर इस दो डॉट को मैं पकड़ रहा हूं, तो अगर हम इधर से प्रेस कर रहे हैं तो ये दोनों कैटायन नजदीक आएगा, तो कैटायन कैटायन रिपल्सन होने का कैटायन कैटायन दूर जाना चाहेगा, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों आयन जो एनायन है, अगर प्रेस कर रहे हैं टेंजेंशियली, तो ये दोनों आयन नजदीक आना चाहेगा। मतलब ये फोर्स जो है दोनों आयन को नजदीक ला रहा है, लेकिन चूंकि दोनों आयन सेम नेचर के हैं, एनायन है, इसीलिए दूर जाना चाहेंगे। यानी यहाँ पर भी वही होगा, रेड वाला जो है एनायन दूर जाना चाहेगा, लेकिन ये फोर्स नजदीक आना चाहेगा। यानी सेम चार्ज नजदीक ला रहा है, ये फोर्स सेम चार्जेस को नजदीक ला रहा है, लेकिन एज ए सेम चार्ज नजदीक नहीं आने चाहेंगे, वो दूर जाना चाहेंगे, तो छिटक के दूर जाएंगे, तो इधर से क्रिस्टल टूटना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम सेम चार्जेस को नजदीक लाएंगे, तो वो सेम चार्ज नजदीक ना आके उन लोग के बीच में एक हाई रिपल्सन फोर्स जनरेट होगा, जिसके कारण दूर जाएंगे, तो इधर से क्रिस्टल को तोड़ना आसान होगा। बशर्ते यहाँ पर देखिए, इधर जो फोर्स का वैल्यू होगा इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए वो कम होगा। फोर्स का जो वैल्यू होगा F2 विल बी लेसर देन F1, लेकिन F1 जो है वो क्रिस्टल को ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन F2 जो है वो क्रिस्टल को ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि वो एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सेम चार्ज के आयंस नजदीक आ रहे हैं, और उन लोग के नजदीक आने के कारण उन लोग के बीच में एक हाई रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण वो छिटक के दूर चले जाए, जिसके कारण वो क्रिस्टल को तोड़ना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यही केस यहाँ पर हम करना चाहें, तो यहाँ पर क्या होता है, कैटायन एनायन जो है वो रेगुलरली अरेंज नहीं रहते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट। और यहां पर क्या हो रहा है, ये जो आयन है ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। जिसके कारण आप किधर से भी फोर्स लगाओ, ठीक है, वो सेम एक्सटेंट ब्रेक होगा, सेम किधर से भी आप फोर्स लगाओ उसके टूटने की जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी। लेकिन इधर में किधर से भी फोर्स नहीं लगा सकते, इधर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप तोड़ सकते हैं। आप माइका फॉयल देखे होंगे, सबसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, माइका फॉयल एकदम एक सीट के जैसा रहता है,
वो सीट को पकड़ के, अगर मैं आपको कैसे बताऊं, ये मोबाइल देखिए, ये आप सपोज करिए एक माइका फॉयल है, ठीक है, सपोज करिए माइका फॉयल, इसको अगर हम ऐसे प्रेस करके रहें तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हम ऐसे करके तोड़ना चाहें तो टूट जाएगा माइका फॉयल। इसको एक माइका फॉयल पकड़िए, इसको ऐसे करके तोड़ना चाहिएगा तो नहीं टूटेगा, ऐसे करके तोड़ना चाहिएगा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उसको ऐसे करके तोड़ना चाहिएगा तो टूट जाएगा। दैट मीन्स हम फोर्स, सेम फोर्स अगर अप्लाई करें, लेकिन मेरा टूटने की प्रक्रिया वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही होगी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहां से एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या है। इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड which varies, whose values varies from direction to direction। समझ में आई बात? whose value varies from direction to direction। अगर हम उसको वर्टिकल तोड़ना चाहते हैं माइका फॉयल को, तो हमको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, शायद वो टूना भी टूटे, लेकिन अगर हम उसको फ्लैट तोड़ना चाहें तो टूट जाएगा भाई कम फोर्स लगा के। बात समझ में आया? यहां पर वो घटना नहीं होगी, यहां पर कहीं से भी लगाइए, यहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूलर इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, और इन लोगों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी काफी ज्यादा है, तो आसानी से टूट सकते हैं। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? इसी कारण जो है एमोर्फस सॉलिड का फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प माने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही बॉयल करेगा या पर्टिकुलर पॉइंट पर मेल्ट करेगा, ऐसा एमोर्फस सॉलिड में नहीं होता है। ऐसा प्रॉपर्टी सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, ठीक है। तो अभी हमने मैटर ऑफ कंसर्न क्या हो गया, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी क्या है? इट इज अ physical property of a crystalline solid whose value varies from डायरेक्शन टू डायरेक्शन, डायरेक्शन टू डायरेक्शन, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, थर्मल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही अच्छे से मेजर हो सकता है। हर एक डायरेक्शन से कोई क्रिस्टल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना चाहे, आप फिजिक्स में पढ़े होगे, तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही मेजर करना पड़ता है। डायरेक्शन चेंज करने से फिर उसका मेजरमेंट सही नहीं हो सकता है, या हमको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये एनाइसोट्रॉपी हो गया, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। तो अगर क्रिस्टल ये प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, अगर सॉलिड ये प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है तो वो क्रिस्टल है, अगर सॉलिड ये प्रॉपर्टी कंटेन नहीं कर रहा है तो वो एमोर्फस है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड कौन से हो गए? एमोर्फस सॉलिड जैसे हो गया आपका, एमोर्फस सॉलिड में प्लास्टिक हो गया जो सुपर कूल्ड होता है, प्लास्टिक। रबर हो गया एमोर्फस सॉलिड। ग्लास हो गया, जो विंडो में ग्लास लगाते हैं वो ग्लास हो गया। ये सारे जो हैं, जैसे ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ सिलिका, सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ सिलिका है। आप देखे होंगे कि जो विंडो पर कांच लगता है, ठीक है, वो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के बाद आप देखोगे तो वो कांच का जो नीचे का पार्ट है, से कांच है, ठीक है, आप जैसे देखिए कांच लगा हुआ है, कांच जो है नीचे के पार्ट में थोड़ा मोटा हो जाएगा और ऊपर के पार्ट में पतला हो जाएगा और नीचे के पार्ट में थोड़ा मोटा हो जाएगा। वो मेल्ट हो रहा है क्योंकि सुपर कूल्ड स्टेट है ना, एक्सटर्नल टेम्परेचर का वो मेल्ट हो रहा है, तो वो एक एमोर्फस सॉलिड है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब यहां से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ
4 टाइप्स। ठीक है, 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड चौथा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये अगेन 4 तरह का होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड 4 तरह का होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीन तरह के ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो यहाँ से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो लोंदन फोर्स या वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ पर ये एटम्स आर एसोसिएटेड with लॉन्डन फोर्स और वैन डर वाल फोर्स। लॉन्डन फोर्स या वैन डर वाल फोर्स के साथ ये नॉन पोलर जो सॉलिड्स हैं, इसमें एटम्स अरेंज रहते हैं। ठीक है, इसका एज फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? एज फॉर एग्जांपल हीलियम सॉलिड, आर्गन सॉलिड, जो आर्गन हीलियम गैस हैं, सुपर कूल्ड स्टेट में सॉलिड स्टेट में पहुंच जाते हैं या शेप ले लेते हैं। ठीक है, नाउ पोलर सॉलिड में क्या होता है? यहाँ पर आयंस और मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स ही बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स ही ठीक रहेगा। मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसका एज फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? एज फॉर एग्जांपल सॉलिड SO2, सॉलिड SO2। ठीक है, जहां पर यहां पर सॉलिड SO2 में, यहां पर मैं अगर एग्जांपल दूं, ये मैं फिलहाल के लिए मिटा रहा हूं। ठीक है, ये 4 तरह के हैं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में। यहाँ पर जो सॉलिड जो है वो क्या है? यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, SO2 ओके, ये SO2 का मॉलिक्यूल है।
जहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल नेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे डेल पॉजिटिव दे दिया डिफरेंस के लिए। अब एक और SO2 अगर मॉलिक्यूल मैं ऐसा पकड़ता हूं, देखिए ध्यान से, एक दूसरा SO2 मॉलिक्यूल, यहां पर भी ये डेल नेगेटिव है, ये भी डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। अभी देखिए यहां पर एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों के बीच में हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव। ये बॉन्ड का डाइपोल, ये बॉन्ड का जो डाइपोल है पॉजिटिव नेगेटिव, इस बॉन्ड के डाइपोल को इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं ये क्या पोलर सॉलिड हो गया, ऑब्वियसली पोलर है, बात समझ में आई। देख लीजिए आप, इसी तरह अमोनिया के केस में भी यही होगा, NH3 मॉलिक्यूल, NH3 सॉलिड, वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, डाइपोल डाइपोल के हिसाब से। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड मैं यहां लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जहां पर क्या होगा, से इसका एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, आइस ऑफ किसका, वाटर का, ठीक है, आइस CO2 का भी होता है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखा आइस ऑफ वाटर। यहां पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को सुपर कूल्ड स्टेट में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहां पर से ऐसे मैं बोल सकता हूं, तो यहां पर आप देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अगर ऐसे करके लिखूं, तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ही करके अगर यही क्रम चलते रहे, ठीक है, ऐसे ही अगर चलते रहे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन होगा, तो यहां से ये क्या H बॉन्ड इंटरेक्शन है, H बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा जो हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर सॉलिड आइस। अगर अमोनिया का भी लिक्विड स्टेट लेते हैं, ठीक है, अमोनिया का सॉलिड फॉर्म, तो ऑब्वियसली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ही वहां पे। एट द सेम टाइम उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन वहां पर भी होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोवैलेंट, सॉरी नेक्स्ट सेकंड नंबर था आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां पर क्या होता है कि द कैटायंस एंड एनायंस are associated with each other through strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, एज फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये सारे जो हैं आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं।
सबसे हम लोग एग्जांपल सबसे सिंपल वाला रहता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जनरली क्या होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं, ठीक है, वो जनरली नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। नॉन डायरेक्शनल नेचर के कारण क्या हुआ कि एक सोडियम आयन को सेटिस्फाई करने के लिए 6 साइड से 6 क्लोराइड आयन आएगा, एक दो तीन चार पांच 6 साइड से क्लोराइड आयन आएगा। कंडीशन है कि एक कैटायन से एक एनायन सेटिस्फाई होगा, अपने चार्ज को बैलेंस करेगा, लेकिन उसके लिए अवेलेबल आयन कितने हो गए, उसके लिए अवेलेबल क्लोराइड आयन कितने हो गए, 6। ओके, सिमिलरली जैसे ही 6 क्लोराइड आयन आया तो 6 क्लोराइड आयन को भी सेटिस्फाई करने के लिए हर एक क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन आ जाएगा, हर एक क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में, हर एक क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन आ जाएगा। एज ए रिजल्ट बहुत सारे कैटायंस एंड एनायंस एक कम जगह में नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस की संख्या बढ़ जाएगी। सो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड देन डेंसिटी इंक्रीज, तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। बात समझ में आई कि आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे बनता है। ओके, नेक्स्ट कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट कंपाउंड तो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ और ही होगा। यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो कैटायन एनायंस तो बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आयंस जो रहते हैं, जो आयंस बनते हैं वो म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ, और आयंस भी नहीं बनते, यहाँ पर एटम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग होता है यहाँ पर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन क्या होगा, बिटवीन द स्पीसीज। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग के कारण क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सिलिकॉन कार्बाइड। ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन कार्बाइड, देखिए कोवैलेंट कंपाउंड जो रहता है वो आयनिक कंपाउंड की तुलना में उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, लेकिन जब कोवैलेंट कंपाउंड का जब सॉलिड फॉर्म आ जाता है स्पेशल केस में, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थाउजेंड्स में चला जाता है। उसके पीछे रीजन है कि कोवैलेंट कंपाउंड का भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के जैसा कैसे हो जाता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जैसे ये सिलिकॉन कार्बाइड लिया, ऑब्वियसली ये तो हम जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है सिलिकॉन कार्बाइड में ऐसा क्या हो जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, उसके बाद बोरोन नाइट्राइड हुआ, ठीक है, ऐसा इसमें क्या हो जाता है। देखिए सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कार्बन भी ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हर एक सिलिकॉन के सराउंडिंग में ये सिलिकॉन और कार्बन एटम इस हिसाब से अपने आप को अरेंज करेंगे कि एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, और 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पाने के बाद जो हमको सॉलिड मिलेगा, वो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सिलिकॉन और कार्बन आपस में जो कोवैलेंटली बॉन्डेड होके एक 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन का जनरेट करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, रीजन वही ऑक्टेट रूल।
चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, सेम मैं इस कार्बन को पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कार्बन ऑक्टेट को सेटिस्फाई किया। सिमिलरली ये सिलिकॉन भी वही केस करेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको मिटाऊं तो यहाँ पर भी हम लोग पा सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर कार्बन है 1 2 3 4, सिलिकॉन है 1 2 3 4, फिर इधर सिलिकॉन है 1 2 3 4। ये डॉट जो है वो, ये जो चार डॉट जो मैं बना रहा हूँ, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिलिकॉन भी ऑक्टेट को सेटिस्फाई, ये भी ऑक्टेट को सेटिस्फाई किया। ऐसे करके हर एक कार्बन सिलिकॉन जो है इस हिसाब से अरेंज रहेंगे कि वो अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई कर पाएंगे। ओके, बाकी ये तो साइड में रहेंगे ऐसे करके, अगर उनको साइड में मिलता है ऑक्टेट अपना सेटिस्फाई कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्टेट सेटिस्फाई होगा, यहाँ पर भी ऑक्टेट सेटिस्फाई होगा। तो ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का। एज ए रिजल्ट इनका ये बहुत ही हार्ड हो जाएंगे और इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई? अब देख लो इसको, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने देख लिया, आयनिक सॉलिड देख लिया, कोवेलेंट सॉलिड देख लिया, मेटालिक सॉलिड देखते हैं। मेटालिक सॉलिड, आयरन रॉड, आयरन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयरन, मतलब आयरन 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 आयरन, ऐसे करके एवोगैड्रो नंबर ऑफ, मोर देन एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयरन। कभी आपने सोचा है यहाँ पर एक आयरन दूसरे आयरन के साथ कैसे इंटरेक्टेड है? आयरन रॉड में वहां पर तो कोई अदर आयन नहीं है, सिर्फ एक ही आयन, एक ही एलिमेंट है, आयरन। आयरन का जो रॉड है या आयरन का पंखा है या आयरन की अलमारी है, उसमें तो आयरन ही है ना, दूसरा तो कुछ है नहीं। तो एक आयरन दूसरे आयरन को, एक आयरन का एटम दूसरे आयरन के एटम को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्या रीजन है? देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉन सी कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन सी कंसेप्ट देखिए, यहां पर क्या होता है कि एक आयरन जो है 3 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीडाइज होके आयरन 3 बनाया, पर आयरन 3 इलेक्ट्रॉन से ये कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा। मैं बोल नहीं रहा हूं 3 बनाएगा, 2 भी बना सकता है, 2+, मतलब एक आयरन से पॉसिबिलिटी है आयरन 2 और आयरन 3 की। मैंने आयरन रॉड का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अदर मेटल में एक ही तरह के एलिमेंट आयन बनते हैं मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। मैंने आयरन लिया तो आपको समझने में सुविधा होगा। मैं कॉपर भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हो गया तो आयरन ले लेते हैं। यहां पर देख, यहां पर क्या हो रहा है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आपके जनरेट हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पर आयरन, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 अदर आयंस जनरेट हो रहा है, 2 अदर आयंस, ठीक है। यानी 2 आयरन कैटायंस पर, आयरन कैटायंस पर 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे करके अगर 2 into n, मतलब ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयरन हो जाता है, आयरन एटम्स, आयरन कैटायन अगर बोलता हूं
तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा हिसाब से देखिए, 5 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही केस ये आयरन के रॉड में ही हो रहा है या कोई भी मेटालिक रॉड में हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो आयरन 2 है या आयरन 3 है, ठीक है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ सराउंडेड है, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन के साथ सराउंडेड है, ठीक है, जो एक आयरन से निकला है। आयरन 2 एक आयरन से निकला है, ठीक है, और आयरन 3 भी है। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड किया है। ऐसे करके बहुत सारे कैटायंस को, जितने कैटायंस बनेंगे उसके कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन सी कंसेप्ट के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का सी होगा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इलेक्ट्रॉन ही है, और उसमें जहां तहां सिर्फ आयरन बैठा हुआ है। आयरन जहां तहां या तो आयरन 2 के रूप में या आयरन 3 के रूप में बैठा हुआ है। बात समझ में आई? यानी मैं अगर बोलूं यहां पर, आप देखिए ये वाला, ये एक सी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही है, ओनली इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के सी में आपका आयरन 2 भी है, आयरन 3 भी है, आयरन 2 भी है, आयरन 3 भी है। मतलब क्या हो रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is much more than the number of cations। मतलब बहुत सारा भीड़ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसमें जहां तहां आयरन 2 अदर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई मेटल ले लेंगे जैसे कॉपर 1 कॉपर 2, उसी केस में निकल 1 ले लेंगे तो निकल 2, ओके। क्रोमियम ले लेंगे तो बहुत सारा वेराइटीज मिलेगा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, क्रोमियम 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन। यानी बहुत सारा पर कैटायन पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रॉन उस कैटायन को कस के पकड़ा रहेगा, ठीक है। यही कारण है कि जब भी ये मेटालिक रॉड में, कोई भी मेटालिक रॉड में हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, मैं बता रहा हूं यहां से, यही कारण है कि जब मैं मेटालिक रॉड है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी सेंड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये मेटालिक रॉड में लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते तो झटका क्यों लगता? कोई मेटालिक रॉड को आप इलेक्ट्रिकल वायर में टच करिए, झटका लगेगा। क्यों झटका लगेगा? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ चार्जेस, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे मेटालिक आयंस को, कैटायंस को इतने कस के पकड़े हुए हैं दैट टेक द शेप ऑफ रॉड। बात समझ में आई? और टेक द शेप, इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड का शेप ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का डेफिनेशन क्या हो गया? यहां पर एक्चुअली क्या होता है, देयर इज स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एमोंग बोलेंगे, बिटवीन नहीं बोलेंगे, एमोंग मेटल आयंस एंड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही है इलेक्ट्रॉन सी कंसेप्ट।
तो आई होप यू इंजॉयड द टुडेज़ क्लास, आपने इंजॉय किया है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर्सनली ये चैप्टर मुझे भी बहुत पसंद है, पर्सनली इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसको एंजॉय करिए जैसे सॉल्यूशन को एंजॉय किए थे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये जानकारी शेयर करिए, ठीक है। और हैप्पी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, गुड लक, बाय।